शिलान्यास भी करेंगे और कल से पीएम मोदी पूर्वांचल में दुग्ध क्रांति की शुरुआत करने जा रहे हैं। यानी काशी को एक बार फिर पीएम मोदी के विकास की गारंटी मिलने वाली है। तो काशी को मोदी की गारंटी। पीएम मोदी का 2 दिवसीय बनारस दौरा है, जिस दौरान 14,316 करोड़ रुपए की योजनाओं की शुरुआत करेंगे प्रधानमंत्री। कल पूर्वांचल में दुग्ध क्रांति की शुरुआत होगी और कल संत रविदास की प्रतिमा का अनावरण भी काशी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। आस्था और विकास की गारंटी भी देंगे। पीएम मोदी वाराणसी के दौरे पर हैं। 24 फरवरी को संत रविदास की जयंती है। जयंती से एक दिन पहले पीएम नरेंद्र मोदी संत रविदास की जन्मस्थली सीर गोवर्धनपुर पहुंचेंगे और संत रविदास की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने इस काशी दौरे पर बीएचयू के प्रोग्राम के बाद पहुंचेंगे संत रविदास की जन्मस्थली सीर गोवर्धनपुर, जहां की मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूं। और यहां पर संत रविदास की इस 25 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण करेंगे, लोकार्पण करेंगे। बताया जा रहा है कि पूरे देश में संत रविदास की इससे ऊंची मूर्ति कहीं नहीं है। संत रविदास की जन्मस्थली सीर गोवर्धन में पीएम मोदी संत रविदास की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण करेंगे। इस प्रतिमा की ऊंचाई 25 फीट है और देश में अब तक इससे बड़ी संत रविदास की प्रतिमा नहीं है। इंदौर के जाने माने आर्टिस्ट महेंद्र कोडवानी ने इसे तैयार किया है। संत रविदास जी की इससे बड़ी कोई मूर्ति भारत देश में नहीं है, ये बात सही है। और ये सौभाग्य है कि मेरी बनी हुई ये मूर्ति जो है जन्मस्थली रविदास जी की वहाँ लगी है। इसके पहले मैंने संसद भवन का भी काम किया है और भारत सरकार की कई मिनिस्ट्रीज और एयरपोर्ट्स और इस तरह की संतों की कई प्रतिमाएं भी लगाई है। पीएम मोदी के प्रयास से ही संत रविदास की जन्मस्थली का सुंदरीकरण किया गया है। पीएम मोदी इन सभी विकास कार्यों को देखेंगे और फिर एक जनसभा को संबोधित भी करेंगे। यहाँ से साल 2024 के लिए भी एक बड़ा संदेश देंगे, चूंकि ये चुनावी साल है और ऐसे में संत रविदास की जन्मस्थली में प्रधानमंत्री का पहुंचना एक बड़ा संदेश जरूर देगा। पीएम मोदी वाराणसी के करखियाव एग्रो पार्क में दूध के प्लांट का लोकार्पण भी करेंगे। प्लांट में प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, चिलिंग का भी काम शुरू हो चुका है। करखियाव एग्रो पार्क में करीब 30 एकड़ एरिया में 500 करोड़ की लागत से तैयार ये प्लांट प्रदेश का सबसे बड़ा दुग्ध प्लांट बताया जा रहा है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की ये कल्पना थी कि ये पूरे पूर्वांचल में दूध क्रांति हो और दूध की आय से लोगों की इनकम बढ़े और खास करके महिला सशक्तिकरण कैसे हो सकता है। जी जी। तो ये कैपेसिटी जो प्लांट की है वो अभी 10 लाख लीटर की पर डे की है और बढ़कर 15 लाख लीटर तक पहुंच सकती है। मैं ये समझता हूँ कि मोदी जी ने पूरे पूर्वांचल में ये प्लांट के माध्यम से रूरल इकोनॉमी, ग्रामीण अर्थतंत्र में बहुत बड़ा बदलाव लाने का काम किया है। प्लांट में बनारस, जौनपुर, गाजीपुर, चंदौली, भदोही समेत 18 जिलों 1000 से अधिक गांव के पशुपालकों से दूध लिया जाएगा। प्लांट से पहले चरण में 5 लाख पैकेट बंद दूध उत्पादन का लक्ष्य है। दूध, दही, छाछ के साथ मिठाई भी बन रही है। पहले 1 महीने में लगभग 3 लाख किलो मिठाई उत्पादन होगा। और ये प्लांट अब शुरू हो गया है। उसका सीधे रोजगार की बात करें तो सीधे तौर पर किसान को लाभ मिल रहा है, तो इसमें प्रत्यक्ष रूप से यहाँ पर काम करने वाले जो लोग हैं उनको और हर गांव में जो स्टाफ रखा जाएगा उसको भी रोजगार मिलेगा। तो कैमरा पंकज सिन्हा के साथ उपेंद्र द्विवेदी, न्यूज़ 18 वाराणसी।
गोरखपुर में एक बार फिर से सीएम योगी की गारंटी मिली है। सीएम योगी ने विपक्ष पर करारा पलटवार करते हुए कहा कि पहले रोजगार के लिए बाहर जाना पड़ता था, अब घर के आसपास ही नौकरियां मिल रही हैं। विकसित भारत के लिए विकसित यूपी का होना जरूरी है और विकसित यूपी के लिए विकसित गोरखपुर का होना जरूरी है। और आपको बता दें, गोरखपुर पहुंची केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने योगी आदित्यनाथ को डायनामिक बताया। गोरखपुर में सीएम योगी ने गीड़ा में 120 एकड़ में आवासीय टाउनशिप योजना को लॉन्च किया। प्लास्टिक प्लांट, फूड पैकेजिंग कंटेनर यूनिट का भी शिलान्यास किया। इनकम टैक्स बिल्डिंग के लोकार्पण कार्यक्रम में भी मुख्यमंत्री शामिल हुए और उनके साथ केंद्रीय वित्त मंत्री भी थे। गोरखपुर में गीड़ा के कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की। सीएम ने गीड़ा में 120 एकड़ में आवासीय टाउनशिप योजना को लॉन्च किया। इसके अलावा प्लास्टिक रिसाइकलिंग प्लांट और फूड पैकेजिंग कंटेनर यूनिट का शिलान्यास किया। सीएम योगी ने कहा कि पहले रोजगार के लिए बाहर जाना पड़ता था, अब घर के आसपास ही नौकरियां मिल रही हैं। विकसित भारत के लिए विकसित यूपी जरूरी है। विकसित भारत के लिए विकसित उत्तर प्रदेश आवश्यक है। विकसित उत्तर प्रदेश के लिए विकसित गोरखपुर आवश्यक है और विकसित गोरखपुर के लिए औद्योगिक निवेश भी आवश्यक है। इसलिए उस प्रकार के एक सकारात्मक वातावरण में जब सरकार अच्छी नियत से कार्य करती है तो उसके अच्छे परिणाम भी सामने आते हैं। गोरखपुर में सीएम योगी के साथ वहां के सांसद रविकिशन भी मौजूद थे। ओडीओपी को लेकर सीएम योगी ने अपने ही अंदाज में रविकिशन का नाम लेकर प्रोडक्ट की पैकेजिंग का तरीका भी समझाया। फिल्म में देखते होंगे ना, पूरा रंग रोगन करके आते होंगे रविकिशन, उसमें डेंटिंग पेंटिंग करके आते हैं कि नहीं आते हैं। अब तो ऐसे ही किसी वस्तु का भी होता है पैकेजिंग करना। गोरखपुर में केंद्रीय वित्त मंत्री के साथ इनकम टैक्स बिल्डिंग के लोकार्पण कार्यक्रम में सीएम योगी शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने नए भवन के अंदर जाकर भी देखा और अधिकारियों के जरिए बिल्डिंग को लेकर पूरी जानकारी ली। एक अच्छा मॉडल है, सभी ऐसे ऑफिस में जहां महिलाएं काम कर रही हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गोरक्षपीठ पहुंचकर बाबा गोरखनाथ की पूजा अर्चना की। इस दौरान मुख्यमंत्री भी मौजूद थे। निर्मला सीतारमण ने कहा कि वो पहली बार गोरखपुर आई हैं और उन्हें ये शहर बहुत सुंदर लगा। ये मेरा पहला विजिट है गोरखपुर और जैसे अंग्रेजी में कहते हैं, फर्स्ट इम्प्रेशन इज द बेस्ट इम्प्रेशन। गोरखपुर इतना सुंदर शहर, आई डिडंट थिंक इट विल बी सो ब्यूटीफुल। गोरखपुर में इनकम टैक्स बिल्डिंग के उद्घाटन के दौरान केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सीएम योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ की। उन्होंने मुख्यमंत्री को डायनामिक मुख्यमंत्री बताया और कहा कि सीएम एक साल में यूपी के सभी 75 जिलों में कई बार दौरे करते हैं। उत्तर प्रदेश में 75 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ठीक है। साल में कितना सप्ताह है, फिर कितना वीक्स है, 52। हर जिला में कम से कम एक बार, कई बार 2 बार भी जाते हैं एक जिला में, विद इन 1 ईयर, जिसमें 52 वीक्स है। 75 डिस्ट्रिक्ट में एक बार कम से कम जाने वाले एक चीफ मिनिस्टर है तो वो तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी जी महाराज जी। डायनामिक का शब्द मैं वैसे नहीं उपयोग कर रही हूँ, इंजन की तरह घूमते रहते हैं, हर जिला घूमते रहते हैं और काम करते रहते हैं। गीडा के सेक्टर 13 में सीएम योगी आदित्यनाथ ने जिस एसडी इंटरनेशनल की यूनिट का शिलान्यास किया, उसके बन जाने के बाद तकरीबन 750 लोगों को यहां रोजगार मिलेगा। गोरखपुर से न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।
और इसी बीच दारुल उलूम देवबंद ने एक बार फिर गजवाए हिंद को लेकर फतवा जारी किया और इस फतवे से सियासी उबाल भी तेज हो चुका है। साधु संतों और हिंदू धर्मगुरुओं ने इसे देश की एकता और अखंडता को तोड़ने वाला फतवा बताया और जान लेते हैं कि आखिर क्या है इस फतवे में जो इतना घमासान मचा हुआ है। फतवे में गजवाए हिंद का महिमा मंडन किया गया है। गजवाए हिंद यानी कि हिंदुस्तान के खिलाफ लड़ाई, उसे वैध ठहराया गया है। हजरत अबू हुरैरा की हदीस सुनाने का दावा, लड़ने और दौलत कुर्बान करने की बात भी कही गई है। मरने पर महान बलिदानी कहने का दावा है कि जो गजवाए हिंद के दौरान मर जाएंगे वो शहीद कहलाएंगे, जिंदा रहने पर गाजी कहलाएंगे। गजवाए हिंद करते हुए अगर कोई शहीद होता है तो वो उसका सर्वोच्च महान बलिदान माना जाएगा। गजवाए हिंद पर एक बार फिर देश में बहस शुरू हो गई है और ये बहस देवबंद के उस फतवे से और ज्यादा गर्म हो गई है जिसमें देवबंद ने गजवाए हिंद को वैध ठहरा दिया है। अपने फतवे में देवबंद ने गजवाए हिंद का महिमा मंडन किया है। फतवे में गजवाए हिंद का महिमा मंडन, गजवाए हिंद को वैध ठहराया गया। हजरत अबू हुरैरा की हदीस सुनाने का दावा, लड़ने और दौलत कुर्बान करने की बात कही, मरने पर महान बलिदानी बनने का दावा, जिंदा रहने पर गाजी कहलाने की बात। इसके बाद एनसीपीसीआर ने सहारनपुर के एसएसपी डीएम को नोटिस भेजा है। एफआईआर दर्ज कर 3 दिन में कार्रवाई की रिपोर्ट देने को कहा है। गजवाए हिंद करते हुए यानी भारत पर हमला करते हुए अगर कोई शहीद होता है, कोई मारा जाता है तो वो उसका सर्वोच्च महान बलिदान माना जाएगा। इस तरीके का जहर बच्चों के दिमाग में भरना खतरनाक है और बच्चे भी भारत के हों या पाकिस्तान के हों या बांग्लादेश के हों, हमारे देश के खिलाफ उनके दिमाग में नफरत पैदा करना, हमारे देश को उन बच्चों के दिमाग में दुश्मन की तरह निरूपित करना राष्ट्रद्रोह है। हमने एसपी और डीएम सहारनपुर को नोटिस किया है। हमने कहा है कि इसमें एफआईआर दर्ज करिए, कार्रवाई करिए और हमको अवगत कराइए। मदरसा दारुल उलूम देवबंद की ओर से गजवाए हिंद को वैधता देने वाले फतवे को लेकर मौलाना साजिद रशीदी ने इस फतवे को जायज बता दिया है। अगर हिंदू और हिंदू धर्मगुरु चीख कर मंचों से कहें कि हमें मुसलमान को यहाँ से निकालना है, मुसलमान को भगाना है, उनको खत्म करना है, उनको मारना है, काटना है, छुरी तेज रखो, तलवार तेज रखो, और तलवारें बांटी जा रही हैं, बंदूकें बांटी जा रही हैं और बाकायदा आरएसएस की तरफ से ट्रेनिंग दी जा रही है, अगर ऐसा हो रहा है तो कुछ नहीं है। लेकिन अगर मुसलमान संवैधानिक रूप से ये चाह ले कि ये मेरा देश इस्लामिक स्टेट हो जिसमें चोरी करने पर हाथ काटा जाए, जिसमें अगर कोई बहन बेटी के साथ रेप करते तो उसको संसार किया जाए, चौराहे पर सबके सामने पत्थर मारकर उसको मार दिया जाए, तो वो आतंकवादी हो जाता है। संत समाज और हिंदू धर्म गुरुओं ने इस फतवे का कड़ा ऐतराज जताया है और इसे देश की एकता और अखंडता के खिलाफ बताया है। आज देवबंद दारुल उलूम की वेबसाइट के हवाले से एक खबर छपा गया या एक फतवा छापा गया जिसमें कह दिया गया कि गजवाए हिंद वैध है। मैं समझता हूं कि इस तरह का बयान वो भी तब जब देश एक ऐसे दौर से गुजर रहा हो जहां शांति की जरूरत है, अखंडता की जरूरत है, एकता की जरूरत है। वहां ऐसे समय पे गजवाए हिंद जैसा बयान देना कि क्या कुछ अप्रत्यक्ष संदेश है। और मुझे ताज्जुब उस बात को लेकर के है कि छोटी छोटी बात पर आसमान सर पर उठा देने वाला विपक्ष मौन है। मदरसा दारुल उलूम देवबंद द्वारा गजवाए हिंद की वैधता का फतवा जो जारी किया गया है, मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। ये फतवा एक देशद्रोह का फतवा है। इससे हिंदुस्तान के अंदर, हिंदू मुसलमान के अंदर मतभेद पैदा होगा। इस प्रकार के फतवों से बचना चाहिए और सरकार को इसके ऊपर फतवा देने वाले मौलवियों के ऊपर एक्शन लेना चाहिए। दारुल उलूम के फतवे पर बाल संरक्षण आयोग ने भी कड़ा ऐतराज जताया और इसे देश विरोधी बताया। फतवे पर बाल संरक्षण आयोग का एक्शन। दारुल उलूम के फतवे को बाल संरक्षण आयोग ने देश विरोधी बताया। सहारनपुर जिला प्रशासन से एफआईआर करने की मांग की। आयोग के अध्यक्ष ने सहारनपुर डीएम एसएसपी को पत्र लिखा। फतवे में गजवाए हिंद का महिमा मंडन करने का आरोप।
जिला प्रशासन ने दारुल उलूम देवबंद प्रबंधन पर इस मामले में कार्रवाई करने की तैयारी कर ली है। डीएम सहारनपुर ने कहा कि टीम ने जांच शुरू कर दी है। आज शाम तक इस पर प्रभावी कार्रवाई नियमानुसार हो जाएगी। ये कार्रवाई किस किस के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराएगी? नहीं, अभी इसमें निर्देशित किया गया है, जो भी लोग इसमें इसकी परिधि में आएंगे, उत्तरदायी होंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सवाल यही कि आखिर दारुल उलूम देवबंद क्या है, उसे इस तरह के फतवा जारी करने का क्या अधिकार है? दारुल उलूम देवबंद एक इस्लामिक स्कूल है, देश में कई मदरसों का संचालन करता है। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में है देवबंद। दारुल उलूम की स्थापना 1866 में हुई थी। दारुल उलूम देवबंद पहले भी विवादित फतवे जारी करता रहा है, लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है, चुनाव से पहले गजवाए हिंद की बात सहयोग है या प्रयोग? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। यूपी में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी गठबंधन क्या तय हुआ? कांग्रेस को जैसे सियासी संजीवनी मिल गई है और यूपी के बाद अब दिल्ली समेत अन्य राज्यों में कांग्रेस के बीच में दोस्ती और साथ ही डील दोनों तय हो गई है। वहीं बीजेपी भी तैयारी पूरी कर रही है। पीएम मोदी कई राज्यों में बड़े कार्यक्रम करने जा रहे हैं। कई सालों तक बीएसपी और फिर बीजेपी और 2 साल में समाजवादी पार्टी भी अब बिल्कुल। उससे पहले दिखा लेते हैं कांग्रेस और बीजेपी की क्या तैयारी 2024 को लेकर। यूपी में कांग्रेस और एसपी गठबंधन तय होने के बाद अब दिल्ली में भी विपक्ष को सियासी संजीवनी मिल रही है। खबर है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच दोस्ती और डील दोनों तय हो गई है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी इंडिया अलायंस का हिस्सा है। इंडिया अलायंस न केवल दिल्ली में, देश भर में मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगा। कांग्रेस आप में बनी बात। दिल्ली में आप कांग्रेस में गठबंधन तय होने की खबर। आप 4 और कांग्रेस 3 सीटों पर लड़ सकती है चुनाव। गुजरात की भरूच और भावनगर पर आप चुनाव लड़ सकती है। हरियाणा में भी एक सीट पर आप चुनाव लड़ सकती है। चंडीगढ़ लोकसभा सीट पर कांग्रेस चुनाव लड़ सकती है। विपक्ष की तैयारी है तो बीजेपी भी मिशन 400+ के तहत लोकसभा चुनाव घोषित होने से पहले धुआंधार कार्यक्रम कर रही है। 4 मार्च को नासिक में युवा मोर्चा का महासम्मेलन होगा। 5 मार्च को पटना में ओबीसी महासम्मेलन होना तय है। 7 मार्च को बंगाल में बीजेपी का महिला महासम्मेलन है, जिसमें पीएम मोदी भी हिस्सा लेंगे। कांग्रेस वाले भूल जाते हैं कि जितनी गाली देंगे 400 पार का संकल्प उतना ही मजबूत है। ये जितना कीचड़ फेंकेंगे 370 कमल उतने ही शान से खिलेंगे। कांग्रेस और एसपी की दूरियां अब खत्म हो गई हैं। एसपी मुखिया अखिलेश यादव अब 25 फरवरी को राहुल गांधी की यात्रा में शामिल होंगे। राहुल की न्याय यात्रा का न्योता देने के लिए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय एसपी दफ्तर पहुंचे। आए थे अपने मल्लिकार्जुन खड़गे जी का, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का पत्र लेकर इन्विटेशन 25 तारीख को राहुल जी के भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होने के लिए, अखिलेश जी को शामिल करने के लिए उनको इन्विटेशन दिया और वो 25 तारीख को आएंगे। राजा भैया के एसपी गठबंधन में आने के सवाल पर अखिलेश यादव ने कहा कि जो आना चाहे उसका स्वागत है। साथ ही अखिलेश ने कंफर्म किया कि वो राहुल गांधी की यात्रा में शामिल होंगे। देखिए, जो आना चाहे स्वागत है सबका, क्योंकि बीजेपी ने सबको वादा किया मंत्री बनाने का। जितने गठबंधन दल हैं उन सबको बीजेपी ने कहा है कि आपके 2-2 मंत्री बनेंगे। अब बताइए कैसे मंत्री बनेंगे सब? तो जो मंत्री नहीं बनेंगे वो नाराज होंगे, उन सबका सहयोग समाजवादी पार्टी लेगी। हम यात्रा में जाएंगे और उनका बहुत जल्दी विस्तृत कार्यक्रम आने वाला है। जो आगरा में कार्यक्रम होगा उसमें विस्तृत कार्यक्रम आने के बाद मैं शामिल होऊंगा। सीट शेयरिंग के फॉर्मूले से कांग्रेस के पूर्व सांसद और एमएलसी राजेश मिश्रा नाराज हैं। उनका कहना है कि एसपी कांग्रेस का सीट फॉर्मूला ठीक नहीं है। हम कहते हैं कि कांग्रेस यदि 27 सीट मांग रही थी, 27 में यदि 15 सीट कांग्रेस को मिलती तो 15 वो मिलनी चाहिए जहाँ पे कांग्रेस टिकट मांग रही हो। जहाँ पे कांग्रेस का कैंडिडेट ही नहीं है वहाँ की टिकट क्यों मांगा जा रहा, लिया गया है? अभी तो विपक्ष की आधी टीम ही सिलेक्ट हुई है, जबकि बीजेपी पूरी ताकत के साथ चुनावी मैदान में उतर चुकी है। ऐसे में सवाल ये है कि देरी से आया विपक्ष दुरुस्त नतीजे दे पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
और इसी के साथ यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।